इसके साथ साथ ही विपक्ष और केजरीवाल दोनों ये भी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ईडी का, सीबीआई का गलत उपयोग करके फंसा रही है, नेताओं को जेल में भेज रही है। जेल भेजने का अधिकार ना तो ईडी के पास है, ना सीबीआई के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना मोदी जी की सरकार के पास है। जी, अगर जनता आपको जीत का ताज पहनाती है तो कौन से बड़े काम रहेंगे जो आप प्राथमिकता जिनको देने वाले हैं पश्चिम, खासकर दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में? नहीं, अभी बहुत सारे मुद्दे हैं। जो हमारे गांव हैं उनकी अपनी कुछ अलग तरह की समस्याएं हैं। गांव की एक्सटेंडेड आबादी नियमित नहीं की गई, आज किसान की मृत्यु। इसके पीछे क्या कुछ स्ट्रेटजी है? और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि बड़बोले नेताओं को हटा दिया गया, फिर नए लाए गए, क्या वजह है इसकी? अनेकों प्रदेशों में इस तरह के फैसले लिए गए हैं। आज रामवीर सिंह बिधूरी लीडर ऑफ अपोजिशन है, कल नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को विश्वास दिला रही हैं कि अगर वो जीतती हैं तो जनता के लिए काम करेंगी, देश के लिए काम करेंगी। और दिल्ली से, दक्षिणी दिल्ली से चुनावी मैदान में उतरे भाजपा से रामवीर बिधूरी जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। बात करते हैं, पहला इंटरव्यू सर का है तो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लूँगा। सर, क्या कहेंगे, जो चुनाव इस बार लड़े जा रहे हैं, क्या कुछ बड़े मुद्दे रहेंगे देश में और लगभग आपके क्षेत्र में? देखिए, जहाँ तक देश की बात है, पूरा देश जो है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके विकास कार्य हैं, दुनिया के वे सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और उन्होंने अपने 10 साल के समय में, चाहे वो 370 समाप्त की हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ हो, या चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड किया हो, या आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया के 5वें नंबर की है। और प्रधानमंत्री जी की यही इच्छा है कि जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आ जाए और आने वाले समय में देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया देखे। तो मोदी जी का ये सपना है, ये उनकी इच्छा है और लोगों के मन में उनके प्रति बहुत ही आदर भी है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। आज पूरे देश भर में सड़कों का जाल बिछाया गया है, अनेक फ्लाईओवर्स बने हैं और दिल्ली के लोगों को इस बात को लेकर बहुत ही संतोष है कि आज दिल्ली के लोग 40 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में जयपुर, चंडीगढ़, देहरादून पहुंच जाते हैं और अब दिल्ली से मुंबई 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। मोदी जी की सरकार ने जो एक बहुत ही ऐतिहासिक काम दिल्ली वासियों के लिए किया है, दिल्ली के चारों तरफ पेरीफेरल रोड बनाकर दिल्ली में जो हज़ारों ट्रक्स आते थे वो दिल्ली को बहुत प्रदूषित करते थे, तो उन ट्रक्स की एंट्री बैन हुई है। मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 885 एकड़ ज़मीन के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें चिड़ियाघर है, सफारी है, बोटिंग लेक है, जॉगिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, योगा सेंटर है। 2.5 लाख दरख्त लगाए जा रहे हैं जिससे कि एरिया का एनवायरनमेंट ठीक रहे, प्रदूषण का स्तर नीचे आ जाए। और मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 6000 करोड़ रुपया खर्च करके मोदी जी की सरकार कालिंदी कुंज से लेके और बड़ौदा मुंबई हाईवे तक 6 लेन का जो हाईवे बना रही है, तो उससे साउथ दिल्ली के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अभी मथुरा रोड के ऊपर बड़ा भारी ट्रैफिक जाम रहता है, तो उससे लोगों को छुटकारा मिलेगा, तो इससे भी लोग बहुत खुश हैं। इस बात को लेके भी हमारे, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हैं, चाहे हमारे फौजी जवान हैं, चाहे हमारे फौजी अफसर हैं, कि जो मोदी जी ने इंडिया गेट के पास बहुत ही एक सुंदर नेशनल वार मेमोरियल हमारे उन शहीदों की याद में बनाया है जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते करते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि जहाँ कभी इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी इंडिया गेट के समीप, वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा मोदी जी ने अपने कर कमलों द्वारा लगाई है। कर्तव्य पथ बहुत सुंदर हो गया है, लाखों लोग आज वहाँ एकत्रित होते हैं।
हमारी पुलिस के पास कोई अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर नहीं था। 1000 करोड़ रुपए खर्च करके मोदी जी ने दिल्ली को एक अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर भी दिया है। और आप जाएंगे प्रगति मैदान के समीप जो 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई है, सुरंग बनाई है ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, उसके ऊपर मोदी जी की सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपये खर्चा किया है। तो लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। अब वसंत कुंज से लेके गुरुग्राम तक टनल बनाई जा रही है। अभी हमें यदि गुरुग्राम से गुड़गांव आने, ये अपना वसंत कुंज दिल्ली आने में 1.25 घंटा लग जाता है, तो ये टनल बन के तैयार हो जाएगी तो 8 मिनट में लोग गुरुग्राम पहुंच जाएंगे। तो लोग इस बात को लेके भी बहुत खुश हैं और दिल्ली देहात के लोग इस बात को लेके बहुत खुश हैं कि 76 किलोमीटर लंबा तीसरा रिंग रोड दिल्ली में बनाया जा रहा है। इससे किसानों की ज़मीन के दाम भी बढ़ रहे हैं और जो तीसरा रिंग रोड है उसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर है, जिसके ऊपर 14,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। उसमें 26 फ्लाईओवर है, 18 अंडरपास है। तो उससे भी दिल्ली की पूरी तरह से तस्वीर बदल जाएगी। इस बात को लेके भी लोगों में बहुत प्रसन्नता है। लोग इस बात को लेके बहुत खुश हैं कि दिल्ली में कोई वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर नहीं था। मोदी जी ने द्वारका में और प्रगति मैदान में 2 वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर दिए हैं, जिनके ऊपर लगभग 43,000-44,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। तो मोदी जी ने जो कुछ दिल्ली को दिया वो बहुत मतलब वर्ल्ड क्लास कुछ हमें दिया है। लेकिन लोग ये भी इस बात को भी आज लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया, बेदर्दी के साथ लूटा भी है। कोई एक उदाहरण आम आदमी पार्टी के लोग दे दें कि जो अरविंद केजरीवाल ने कोई ऐसा काम किया हो जिसको आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। केवल एक छोटा सा अंडरपास साउथ दिल्ली में आश्रम चौक पर बनाया गया, उसी की हमेशा चर्चा करते हैं कि मैंने एक अंडरपास बना दिया। अरे मोदी जी की सरकार ने तो अनेकों अंडरपास बनाए हैं। अब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं दिल्ली में पेरिस और लंदन वाली सड़क बनाऊंगा। मोदी जी ने जो सड़कें बनाई हैं, एयरपोर्ट तक भी जो सड़क बनी है, आप जाकर देखिए ना, वर्ल्ड क्लास। तो जो भी काम मोदी जी की सरकार के द्वारा दिल्ली में किया गया वो वर्ल्ड क्लास है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। सरकारी अस्पतालों में नकली दवाई लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। हम एक भी डीटीसी के लिए बस नहीं खरीद पाए। 1650 इलेक्ट्रिक बसें मोदी जी ने दिल्ली के लोगों को दी हैं। तो आज डीटीसी जो है 10,000 करोड़ रुपये के घाटे में चल रही है। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो जल बोर्ड 600 करोड़ रुपये के मुनाफे में था, 76,000 करोड़ रुपये के घाटे में चला गया है। हमारा चाहे वो एजुकेशन मॉडल है, चाहे हेल्थ मॉडल है, चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, चाहे लोगों को 24 घंटे जो क्लीन वाटर देने का वायदा किया गया था, पूरी तरह से उसमें सरकार फेल रही है। तो अब लोगों का पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल से विश्वास उठ गया है। लोग तीसरी बार मोदी जी को 400 से ज़्यादा सीटें देकर उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे और दिल्ली में भी 6-7-8 महीने के बाद जब चुनाव होगा तो लोगों ने मन बना लिया है कि भाई केंद्र में मोदी जी की सरकार और दिल्ली में भी अब हम मोदी जी की पार्टी की सरकार लाएंगे, जिससे कि दोनों सरकारें आपस में बेहतर तालमेल कर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना सकें। अब ये लोगों ने अपना मन बना लिया है। लोग दूसरी बात सुनना नहीं चाहते। और अंत में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 70% से ज़्यादा वोट मिलने वाला है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 57% से लेकर 60% वोट मिला और इस बार वो पिछला रिकॉर्ड भी टूटने जा रहा है। लोग एक तरफा मोदी जी के नाम पर वोट कर रहे हैं। विद्युत जी, इसके साथ साथ ही जो तमाम आपने मोदी जी की योजनाएं बताई हैं जो सीधे लोगों तक पहुंच रही हैं, उनका लाभ पहुंच रहा है, इसके साथ साथ ही विपक्ष और केजरीवाल दोनों ये भी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ईडी का, सीबीआई का गलत उपयोग करके फंसा रही है, नेताओं को जेल में भेज रही है। देखिए, बात यह है, ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स, यदि इन एजेंसीज का दुरुपयोग किया जाएगा तो फिर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई बड़ा आदमी है चाहे छोटा आदमी है, तो अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल निरंतर कहते रहे कि एक्साइज पॉलिसी में कोई किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ। अगर घोटाला नहीं हुआ तो उन्होंने नई एक्साइज पॉलिसी को वापस क्यों लिया? और जो भी कार्रवाई ईडी के द्वारा
उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ की गई, उनके एक एमपी के खिलाफ की गई। वो लोग हाई कोर्ट के सामने भी पेश हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई किसी तरह की राहत नहीं मिली, कोई रिलीफ नहीं मिला। एक बात को लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए, जेल भेजने का अधिकार ना तो ईडी के पास है, ना सीबीआई के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना मोदी जी की सरकार के पास है। सीबीआई, ईडी किसी व्यक्ति को हिरासत में ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद अदालत में पेश करना होगा। और यदि अदालत को ये लगता है कि जो आरोप किसी के ऊपर ईडी द्वारा या सीबीआई के द्वारा लगाए गए हैं, अगर उसमें कोई उनके पास पुख्ता सबूत है या कोई आरोपों में कुछ दमखम है, तो पक्के तौर पे अदालत उनको जेल भेज देगी। तो पहली बात तो ये है कि जेल भेजने का अधिकार ना सीबीआई के पास है, ना ईडी के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना मोदी जी की सरकार के पास है। और यदि कोई ये कहता है कि हमारे खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, हमारे खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वह ठीक नहीं है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो फिर कोर्ट है ना, कोर्ट किस बात के लिए है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्वीकार किया है कि अरविंद केजरीवाल के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं या उनके फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर जिनको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, उनको मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिली। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी बेल रिजेक्ट कर दी, उनको जेल भेज दिया। तो उन्होंने जो बातें वो मीडिया के सामने कह रहे हैं, ये सभी बातें इनके द्वारा बड़े से बड़े वकील सरकारी खर्चे पर उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए हैं। 28 करोड़ रुपया दिल्ली के लोगों का जो कहिए टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो टैक्स पेयर्स का पैसा इन्होंने अपने वकीलों के ऊपर खर्च किया है। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिला और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि इनके ऊपर जो आरोप है ये बहुत ही गंभीर किस्म के आरोप है और इसलिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कभी जमानत नहीं दी है, कभी उनको किसी तरह की कोई राहत नहीं दी है। जी, अगर जनता आपको जीत का ताज पहनाती है तो कौन से बड़े काम रहेंगे जो आप प्राथमिकता जिनको देने वाले हैं पश्चिम, खासकर दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में? नहीं, अभी बहुत सारे मुद्दे हैं। जो हमारे गांव हैं उनकी अपनी कुछ अलग तरह की समस्याएं हैं। गांव की एक्सटेंडेड आबादी नियमित नहीं की गई। आज किसान की मृत्यु हो जाए तो म्यूटेशन नहीं हो रहा है, उसके बेटा बेटी के नाम पर ज़मीन रेवेन्यू रिकॉर्ड में ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। जो ग्राम सभा की ज़मीन है उसका इस्तेमाल गांव के लोगों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उसको आरक्षित किया जाए, वो कार्य हम लोग पक्के तौर पर करेंगे। गाँवों में पीने का पानी की समस्या है, गाँवों में कोई नया स्कूल, कॉलेज अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा खोला नहीं गया है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर लाइन किसी गांव में डली नहीं है, कहीं डल गई है तो वो चालू नहीं हुई है। तो गांव के लोग तो बहुत ही संकट में हैं और गांव के लोगों की जो ज़मीन सरकार के द्वारा एक्वायर की गई थी उनको ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट दिया जाता था, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसको बंद कर दिया। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं गांव की जिनका हम लोग समाधान करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ओल्ड एज पेंशन बंद कर रखी है, राशन कार्ड बनाना बंद कर रखा है, प्रधानमंत्री आवास योजना उसको दिल्ली में लागू नहीं होने दी, आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी, जिस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो इन सारी योजनाओं को दिल्ली में लागू करवाना, हमारे साउथ दिल्ली में हमारे अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी भारी समस्या ट्रैफिक की है। उसके लिए जो एरिया अभी तक मेट्रो के साथ नहीं जुड़े हैं वो 5th फेज में मेट्रो के साथ उनको जोड़ने की योजना बनाई जाए और मास्टर प्लान की जितनी भी रोड्स हैं उन रोड्स को बनाई जाए और ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए यदि आवश्यक हो तो एलिवेटेड रोड बनाई जाए जिससे कि लोग राहत महसूस कर सकें। अनेक समस्याएं हैं, समस्याओं से साउथ दिल्ली भरी पड़ी है क्योंकि पिछले 9 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो भी दिल्ली के लोगों के साथ वायदे किए, देहात के लोगों के साथ वायदे किए, किसी एक वायदे को उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा हम 25 कॉलेज खोलेंगे, एक भी कॉलेज नहीं खोल पाए। उन्होंने कहा हम 500 नए स्कूल खोलेंगे, 76 स्कूल्स को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा हम 24 घंटे पीने का पानी देंगे। आज बूंद बूंद पानी के लिए गाँव के लोग तरस रहे हैं, शहर के लोग तरस रहे हैं। तो दिल्ली की स्थिति बहुत ख़राब है और आज ही आप देखिए सारे अखबारों में प्रमुखता से खबर छपी हुई है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार है। अगर हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक होता
यदि हमने 15,000 बसें खरीदी होती डीटीसी के लिए तो लोगों को फिर अपनी गाड़ियां सड़क पर नहीं निकालनी पड़ती। सबसे ज़्यादा प्रदूषण पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से होता है। और दूसरा जो कारण है वह है कि जो हमारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हैं, और जब कोई गाड़ी उसके ऊपर गड्ढे से जब गुजरती है तो डस्ट उड़ती है। तो सबसे ज़्यादा PM2.5 जनरेट होता है धूल से, डस्ट से। तो अरविंद केजरीवाल ने ना तो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक किया, ना ही उन्होंने जो सड़कें टूटी पड़ी है, वो तो कहते हैं ना पेरिस और लंदन वाली सड़कें बनाएंगे। पेरिस लंदन की सड़कें छोड़ो, वो तो जो सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं उन गड्ढों को भी नहीं भर पाए। तो आज दिल्ली इसलिए दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी हो गई है। और दिल्ली में अभी पीछे सर्वे हुआ कि क्या दिल्ली के लोग दिल्ली में रहना चाहते हैं या दिल्ली को छोड़ना चाहते हैं, तो 60% लोगों ने कहा हम दिल्ली को छोड़ना चाहते हैं। ये हालत अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बना दी है। एक सवाल जो सबके जहन में लोग जानना भी चाहते हो, जब टिकट के लिए लिस्ट आई तो दिल्ली में खासतौर पर बड़े बदलाव किए गए, एक सांसद छोड़कर सबकी टिकट काट दी गई। इसके पीछे क्या कुछ स्ट्रेटजी है? और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि बड़बोले नेताओं को हटा दिया गया, फिर नए लाए गए। क्या वजह है इसकी, क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, जो पार्टी लीडरशिप ने जो फैसला लिया है, ये कोई ऐसा फैसला तो है नहीं क्योंकि ऐसा कोई फैसला पहली बार लिया है। अनेकों प्रदेशों में इस तरह के फैसले लिए गए हैं। आज रामवीर सिंह बिधूरी लीडर ऑफ अपोजिशन है, कल नहीं रहेगा। आज श्री वीरेंद्र सचदेवा जी प्रदेश के अध्यक्ष है, कल वे नहीं रहेंगे। उनसे पहले आदेश गुप्ता जी थे, आदेश गुप्ता जी से पहले श्री मनोज तिवारी जी थे। तो पार्टी के अंदर कोई पद किसी के लिए स्थायी नहीं है और पार्टी किस कार्यकर्ता को क्या काम देना है समय समय पर इस तरह के फैसले लेती रहती है। और हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो जब भी कोई पार्टी की लीडरशिप कोई फैसला लेती है तो सभी लोग मन से उसका स्वागत करते हैं और सब लोग पार्टी के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। आपके समक्ष सही राम जी हैं, कैसा मुकाबला रहने वाला है? अब बात यह है, सही राम जी जो है वो जो मिट्टी का अखाड़ा है, अखाड़े में कुश्ती करते हैं। अखाड़े में कुश्ती करते करते राजनीति में आ गए, विधायक बन गए। मैं 53 साल से राजनीति में हूँ। तो सही राम जी की जो ज़रूरत है, वो जो मिट्टी का जो अखाड़ा है उसमें उनकी ज़रूरत है। वो क्षेत्र में हमारे जो युवा पहलवान बनना चाहते हैं उनको अच्छा पहलवान बनाएं। और जो देश की पार्लियामेंट का जो राजनीतिक अखाड़ा है उसमें तो रामवीर सिंह बिधूरी जैसे व्यक्ति को जाना चाहिए जिसके पास अनुभव है। मैं अपने साउथ दिल्ली की समस्याओं को पार्लियामेंट के अंदर अपने अनुभव के आधार पर अच्छे से रख सकता हूँ। मैं कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, तो इसलिए अच्छा है उनका वो अपना काम करें और देश की पार्लियामेंट में जो कार्य मुझे करना है उसकी मुझे लोग आशीर्वाद देकर वो कार्य करने की। आप लोगों के बीच जा भी रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कितने मार्जिन से जीतने वाले, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैंने अपने 53 साल के राजनीतिक जीवन में किसी राजनीतिक पार्टी या किसी नेता के प्रति इस तरह का जुनून मैंने देखा नहीं जो इस बार में लोगों में देख रहा हूँ। बस नरेंद्र मोदी जी के लिए लोगों में क्या कमाल का जुनून है। लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बस हम कब वोट डालने जाएं और मोदी जी के लिए हम वोट करें। कमल के फूल पर बटन दबाकर कम से कम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 70-80% से ज़्यादा वोट देकर हम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं, यही लोगों की इच्छा है। एक आखिरी सवाल, जब जनता लाइन में खड़ी हो वोटिंग लाइन में, क्या कुछ जहन में रखकर वोट इस बार करना चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, चाहे वो दिल्ली के लोग हों चाहे देश के लोग हों, अब आप किसी से पूछिए, अब मोदी जी का कोई विकल्प ही नहीं है। और मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो देश की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ाई है, तो लोग अच्छे से समझते हैं। हमारे देश का जो मतदाता है वो उसको बहुत सूझबूझ है और जब पार्लियामेंट का चुनाव आता है तो वो बहुत ही समझदारी के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करता है। आप चले जाइए, किसी व्यक्ति से बात कर लीजिए, चलते हुए व्यक्ति से बात कर लीजिए, बस में बैठकर बात कर लीजिए, कहीं चौराहे पे खड़े होकर बात कर लीजिए, किसी दुकान पे चले जाइए, कोई ग्राहक से बात कर लीजिए, तो हर आदमी की ज़बान पे एक ही बात होगी, देखो भाई ये पार्लियामेंट का चुनाव है, देश का चुनाव है
और इस चुनाव में तो हम मोदी जी के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। तो अब रामवीर सिंह बिधूरी चुनाव नहीं लड़ रहा है, लोग मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है, और मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ रामवीर बिधूरी जिन्होंने बात की मोदी सरकार की 10 सालों में क्या कुछ अचीवमेंट्स रही हैं उन पर नज़र डाली, और साथ ही साथ ये अगर जीतते हैं, जीत का ताज जनता पहनाती है, तो दक्षिणी दिल्ली में क्या कुछ नए विकास कार्य देखने को मिलेंगे, इस पर बात की। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।